नाज़रीन, एक तरफ ईरान ने इसराइल पर हमला करने का ऐलान कर दिया है तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की नई तंजीमें वो मैदान में आ रही हैं और इसराइल और अमेरिका पर हमला करने का ऐलान कर रही हैं। इसी तरह अब एक ख़तरनाक तरीन जंगजू तंजीम जो कि इराक और शाम में है, उसने इसराइल और अमेरिका पर हमला करने का ऐलान कर दिया है और अमेरिका और इसराइल दोनों इस तंजीम से बहुत ज़्यादा खौफज़दा रहते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों और ये कितनी ख़तरनाक है। इसके साथ साथ नाज़रीन, लेबनान से बड़े हमले हुए हैं और इसराइली बंदरगाहों और जो शहर हैं उन पर रॉकेट्स हमले किए गए हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन, सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो जारी है। रूस की जानिब से ये हंगामी इजलास बुलाया गया था, वो अब शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर रूस और चीन और बाकी इत्तेहादी किस तरह खुलकर सामने आ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, रीजनल वॉर के हवाले से बात हो रही है। सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इराक की इस तंजीम से जिसने अनाउंस कर दिया है कि अब वो इसराइल और अमेरिका पर हमला करने जा रही है। ये बहुत ही ख़तरनाक तंजीम है और इसका नाम है अल नजूबा मूवमेंट और इन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं अमेरिका और इसराइल पर हमला करने के लिए। पहले जो स्टेटमेंट इनके सामने आई है वो ज़रा देख लें, इसके बाद इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। वी आर रेडी टू टेक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू दीज वायलेशंस कमिटेड बाय ऑक्युपाइंग ज़ायनिस्ट फोर्सेज। वी रीन्यू आवर सपोर्ट फॉर इस्लामिक रिपब्लिक इन इट्स राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड रिस्पॉन्स वायलेशंस इन प्लेस एंड टाइम इट चूजेस। अच्छा, अब ये जो नाज़रीन नजीब मूवमेंट है ये हज़ारों जंगजुओं पर मुश्तमिल है और अमेरिकन जो हैं वो इस तंजीम को रेकलेस तंजीम कहते हैं, यानी जो किसी चीज़ की परवाह नहीं करती। अमेरिकन ये कहते हैं कि जो बाकी तंजीमें हैं, यानी कतायब हिजबुल्लाह भी इराक में है, बाकी भी हैं, इस्लामिक रेजिस्टेंस भी है, तो जब वो हमले करती हैं तो वो कुछ ना कुछ कॉशियस जो इकदामात हैं वो लेती हैं। यानी है तो सारी खतरनाक, कतायब हिजबुल्लाह कितने हमले कर चुकी है, इस्लामिक रेजिस्टेंस वो कितने हमले कर चुकी है, लेकिन इन कंपैरिजन वो बता रहे हैं कि इन कंपैरिजन ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। यानी बाकी जो तंजीमें हैं वो कुछ ना कुछ कॉशियस मेजर्स लेते हैं कि अच्छा हम इतना बड़ा हमला करने जा रहे हैं तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, इसके जवाब में भी हम पर हमला हो सकता है या इसका हमें यह नतीजा भी भुगतना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो वो इस तरह से कैलकुलेटेड हमले करते हैं। लेकिन अमेरिकन ये कहते हैं कि ये जो नजीबा मूवमेंट है ये रेकलेस मूवमेंट है, ये बिल्कुल परवाह नहीं करते कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये कितना बड़ा हमला करने जा रहे हैं, आगे उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मामलात किस तरफ चले जाएंगे, वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते और जो उन्होंने करना होता है वो कर गुजरते हैं। यानी वो इधर उधर की कैलकुलेशन उसमें बिला वजह नहीं पड़ते, इसलिए इसको रेकलेस यानी बिल्कुल लापरवाह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहा जाता है। इसीलिए ये सब ज्यादा खतरनाक है कि बाकियों को होता है ना यार कि चलें हमारा कोई स्टेक्स जो हैं वो कहीं लूज ना हो जाएं, हमारे स्टेक्स जो हैं वो तबाह ना हो जाएं, लेकिन ये उस चीज़ की परवाह नहीं करते। तो जनरल कासिम सुलेमानी के बहुत करीब थी ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो काफ़ी इस को सपोर्ट करते रहे और जो जंग लड़ी गई इराक में, शाम में, ठीक है, उसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी तरह से पेश रही। जो दाइश के खिलाफ जंग लड़ी गई है, जो जनरल कासिम सुलेमानी ने लड़ी है, पूरी तरह से ये जो तंजीम है ये पेश रही और इसके जो सरबराह है नाज़रीन वो अक्सर कासिम सुलेमानी के साथ नजर आते थे। पब्लिक जो इवेंट्स होते थे उसमें भी इस तंजीम के जो सरबराह हैं वो नजर आते थे। अमेरिका ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह रखा है, जाहिर बात है, उन्होंने तो सबको टेररिस्ट कह रखा है, उन्होंने तो अब हौसियों को भी टेररिस्ट कह दिया, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। अच्छा, अब एक और इस तंजीम के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूस भी इस तंजीम के साथ राब्ते में रहता है। यानी ये इराक की वो तंजीम है कि रूस जिसके साथ मुकम्मल कनेक्शन में है, राब्ते में है, तो इसको जो असलहा है, इसकी जो सप्लाई लाइन है वो रूस से भी कनेक्टेड है। तो ये मतलब बड़ा एक इंपॉर्टेंट पहलू है। बहुत सारी तंजीमें हैं जिनके साथ रूस का राब्ता नहीं है, लेकिन ये वो खास तंजीम है जिससे रूस बराह रास्त राब्ते में। हालांकि रूस तो शाम में बैठा हुआ है, लेकिन ये इराक की बेसिकली तंजीम है, इसका ओरिजिन इराक में है, तो रूस जो है इसके साथ राब्ते में रहता है। तो इनका मैदान में आना, और भाई असलहा तो पीछे से रूस दे रहा है ना, तो इनका मैदान में आना तो कहीं ना कहीं तो रूस की भी कोई ग्रीन लाइट कह लें या रूस की कोई मुशावरत कह लें या हल्का सा इशारा कह लें, कुछ ना कुछ तो है
کہ وہی اسلحہ دیتے ہیں نا، تو اگر وہ کہہ رہی کہ ہم اب امریکہ اور اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں روس بھی اس میں ان کو بیکنگ کر رہا ہے۔ اچھا، اب میں نے آپ کو اس سے پہلے میتھڈولوجی بتا دی تھی کہ اگلی جو جنگ ہے وہ لڑی کس طرح سے جائے گی، یعنی جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے وہ جنگ لڑے گی اور اس کو اسلحہ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ تو ایک کے بعد ایک تنظیم جو ہے وہ اب میدان میں آ رہی ہے، اور یہ تنظیم عراق میں اس کا اوریجن ہے، لیکن یہ شام میں بھی آپریٹ کرتی ہے۔ اس کے جنگجو جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہزاروں کی تعداد میں ہے، وہ شام میں بھی موجود ہیں، تو اسرائیل کے بارڈر پر جا کر یعنی گولان ہائٹس پر بھی جا کر یہ لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ لیبنان کے بارڈر پر بھی جا کر لڑ سکتی ہے حزب اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عراق اور شام میں پوری طرح سے موجود ہے، اور ابھی جو آگے صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ امریکی جو بیسز ہیں ان پر حملے ہو سکتے ہیں، اور اسرائیل پر تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو 1-1.5 مہینے میں پیچھے امریکن بیسز پر حملے نہیں ہوئے، لیکن آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن۔ اچھا، اب اس حوالے سے ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ امریکن فلائٹس دیکھی گئی ہیں بغداد میں، یعنی عراق کا جو کیپٹل ہے وہاں پر امریکن جو فلائٹس ہیں امریکن جنگی طیاروں کی وہ دیکھی گئی ہیں۔ تو عراق میں اور شام میں نا یہ بہت کم خبریں آپ کو ملیں گی، میڈیا بھی وہاں پر اتنا کچھ رپورٹ نہیں کرتا، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں پتہ چلتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں نہیں بھی پتہ چلتی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی غیر معمولی چیز ہے کہ امریکن جو جنگی طیارے ہیں ان کی فلائٹس دیکھی جا رہی ہیں، تو کچھ بہت غیر معمولی جو ہے وہ عراق اور شام میں ہو رہا ہے۔ ادھر سے تنظیمیں اناؤنس کر رہی ہیں، ادھر سے امریکی جنگی طیارے فضا میں دیکھے جا سکتے ہیں، سو بہت سی ہلچل جو ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بگ ایکشن ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل اور امریکہ اسی لیے اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، اور اب اسرائیل کے لیے یہ ایک نیا محاذ اس نئی تنظیم نے کھول دیا ہے جو کہ اب اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں تو لیبنان کے حوالے سے ناظرین آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ لیبنان کے جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، مسلسل حملے 7 اکتوبر سے جاری ہے۔ اگر حماس کے بعد کوئی صحیح معنوں میں ساتھ کھڑا ہوا ہے، یعنی جو بیٹل فیلڈ میں، باقی تو ایران بھی مطلب سارا ایران ہی لیڈ کر رہا ہے، لیکن بیٹل فیلڈ میں جو آ کر کندھے سے کندھا ملا کر لڑا ہے صحیح معنوں میں، تو وہ حزب اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ حزب اللہ نے 7 اکتوبر سے محاذ سنبھالا ہوا ہے اور حملے کر رہی ہے، ان کے لاکھوں اسرائیلیوں کو ایویکویٹ کر چکی ہے، ان کا کاروبار تباہ کر چکی ہے۔ وہاں سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی سوشلی اکنومیکلی پوری طرح سے کولیپس ہونے جا رہے ہیں، اور اسرائیل میں اب ماتم ہے کہ 1948 سے ہم نے کبھی یہ والا سلسلہ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز ہے، جب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہونا شروع ہو گیا نا تو ان کو وہ پرانی باتیں یاد آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب جیوز کو یہاں اس ٹیریٹری سے نکالا گیا تھا نا، وہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ موجودہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو سمجھے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے، یہ اتنا ظلم وہ کیوں کر رہے ہیں، وہ جو آج سے 2500 سال پہلے واقعہ ہوا تھا، ان کو یہاں سے نکالا گیا تھا، اس کو سمجھے بغیر آپ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ان کو جب دوبارہ سے یہاں سے نکالا جا رہا ہے ان کے گھروں سے، سو یہ بڑی امپیکٹفل چیزیں ہیں، ان کو دوبارہ سے وہی پرانی چیزیں یاد آ جاتی کہ کس طرح پہلے ہمیں یہاں سے نکالا گیا۔ اچھا، اب ان کو اس ٹیریٹری سے تو نہیں نکالا گیا، لیکن گھروں سے تو نکالا گیا ہے، اور گھروں سے نکلنا تو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بادشاہ بن گئے یہاں پر، جو ان کا نظریہ ہے کہ ہم نے تو پوری ہیومینٹی کو اپنا غلام بنانا ہے، عربوں کو دوبارہ سے اپنا غلام بنانا ہے، تو وہ تو اس نظریے کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا ہے، تو ان کے انا اور تکبر کو بھی ٹھیس پہنچی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے وہاں پہ کہ مطلب فلسطینی ہے وہ 1948 بلکہ 1917 سے وہ مہاجر بنے ہوئے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں خبریں بھی سنتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اسرائیل میں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فلسطین میں یہ معمولی چیز ہے کہ وہ تو بیچارے 100 سال سے مہاجر ہیں، لیکن ان کے لیے وہ معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے بڑے گہرے اثرات جو ہیں وہاں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو لیبنان نے اس میں یعنی حزب اللہ نے بہت زبردست اس میں کردار ادا کیا ہے، اور اسرائیل کی شکست میں حماس کے بعد جو دوسرا بڑا کردار لکھا جائے گا وہ حزب اللہ کا لکھا جائے گا۔ اچھا، جو ابھی ناظرین تازہ ترین حملے ہوئے ہیں، جو الیکٹریسٹی لائنز ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، یعنی کہ ٹاپ پرائرٹی کیا رہی ہے، سرویلنس ایکوپمنٹ رہے ہیں، ریڈار سائٹس رہی ہیں، اور اب یہ جو الیکٹریسٹی جو لائنز ہیں، جو پاور سٹیشنز ہیں، ان پر حملہ کرنا ٹاپ پرائرٹی بن چکا ہے، کیونکہ اسرائیل اندھیرے میں بہت سا حصہ ڈوبا ہوا ہے، مزید وہاں پر بجلی سٹیشنز تباہ کرنے کی یہ اس وقت پورا
प्लान चल रहा है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो बहुत सारे मसाइल होंगे इसराइल के लिए। तो अभी जो ताज़ा तरीन एक बड़ा हमला हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के ऊपर धमाके सुने गए हैं। ह्यूज एक्सप्लोजन्स नियर वन ऑफ द इसराइली ऑक्यूपेशंस इलेक्ट्रिसिटी लाइंस एंड ऑक्यूपेशन फोर्सेज आर डिप्लॉयड एट द साइट, कि वहां पर जनाब जो इसराइली फोर्सेज हैं अब उनको डिप्लॉय कर दिया गया है। बड़े धमाके जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस के ऊपर सुने गए हैं, ये इस वक्त इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक गैर मामूली कैंपेन है, मिलिट्री कैंपेन जो शुरू कर दी गई है, जिसका टारगेट क्या है, पावर स्टेशंस और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइली मीडिया का देखिए एक और जो बहुत बड़ा हमला हुआ है वो बता रहे हैं, नंबर ऑफ मिसाइल्स वर लॉन्च्ड टुवर्ड्स सेटलमेंट्स एडजेसेंट टू द सिटी ऑफ नहारिया। अब ये जो नहारिया में नाज़रीन हमला हुआ है ना, इसको इसराइली मीडिया काफ़ी गैर मामूली हमला करार दे रहा है। नहारिया पर और उसके मुल्हिका एरियाज पर, मिसाल के तौर पे आप इसराइली मीडिया की स्टेटमेंट देखिए कि वो इस हमले को किस तरह से गैर मामूली हमला गिरदान रहा है। इफ हिजबुल्लाह वाज द वन हु फायर्ड द लेटेस्ट मिसाइल साल्वो, इट इज द फर्स्ट टाइम इट हैज फायर्ड एट नहारिया which is not divide of population। इसराइली मीडिया तो कह रहा है कि ये पहली बार है कि हिजबुल्लाह ने, यानी कि अगर इराक ने किया या इधर उधर वो अलग चीज़ है, अगर ये हिजबुल्लाह ने किया हमला तो वो कह रहे हैं कि ये पहली मर्तबा होगी कि हिजबुल्लाह ये हमला कर रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने यहाँ नहारिया को अटैक नहीं किया। और जो वो कह रहे हैं नॉट डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब ये है, और ये भी उनकी शिकस्त का सबूत है, कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। यानी बॉर्डर किधर है, नहारिया किधर है, और वो एक इंपॉर्टेंट सिटी है, तो वो कह रहे हैं कि वहां की जो पॉपुलेशन है वो इस बात की तवक्को ही नहीं कर रही थी कि यहां पर भी आकर हम पर अटैक हो जाएंगे। यानी जैसे वो अपने आप को बिल्कुल सिक्योर, जैसे होता है मतलब आप रूटीन की अपनी लाइफ गुजार रहे हैं कि चलें ठीक है जी, बॉर्डर पर जंग लगी हुई है, कि यहां पर किसने आकर हमला करना है, कौन सा जंगजू यहां पर आकर घुस जाएंगे, और कौन सा हिजबुल्लाह के पास फिजाइया है कि उनके तैयारे आकर हम पर हमला कर लेंगे। तो डिवाइड ऑफ पॉपुलेशन से मुराद यह है कि पॉपुलेशन इसको बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, उनको बिल्कुल इस बात का कोई इम्कान नहीं था दूर दूर तक कि हम पर भी हमला हो जाएगा। तो ये उनके लिए वो कह रहे हैं कि एक सरप्राइज अटैक था और एक खतरनाक सूरत हाल अब वहां पर बन चुकी है, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ा खौफ पैदा हो गया है कि अच्छा अब हम इतनी दूर बैठे भी हम महफूज नहीं है और हम पर हमले होते चले जाएंगे। इसलिए वो जो रुझान है इसराइलियों के बैरून मुल्क दौड़ने का, वो भी अब इससे मजीद तेज हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी बड़े हमले किए गए हैं उसमें 30 मिसाइल साल्वो एक जगह पर फायर किया गया है। अल मायदीन इस हवाले से कंफर्म कर रहा है about 30 missiles were launched from Lebanon towards the occupied territories and the sounds of explosions were heard in the वेस्टर्न गलीली। 30 मिसाइल, इतनी बड़ी तादाद में जो मिसाइल हैं वो एक ही जगह पर अल मायदीन जो है वो रिपोर्ट कर रहा है वेस्टर्न गलीली के अंदर। तो सोचिए कि वहाँ पर कितने बड़े धमाके सुने गए होंगे, कितनी ज़्यादा तबाही की गई होगी। तो पता नहीं हज़ारों के हिसाब से जो मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, प्रोजेक्टाइल्स हैं, वो हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए जा चुके हैं। अच्छा, आगे जो बाकी हमले नाज़रीन वो जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, बहुत गैर मामूली खबरें वहां से आ रही हैं, वो आपके सामने आगे चल कर रखते हैं। वो बता रहे हैं जी, डायरेक्ट फायर वाज फायर्ड फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली मिलिट्री टारगेट इन द विसिनिटी ऑफ मार्गलियोट सेटलमेंट। यहाँ पर जो इसराइली मिलिट्री टारगेट है डायरेक्टली उसको हिट किया गया है। फिर वो बता रहे हैं ऑक्यूपेशन रवेसत आलम साइट एंड किफार शुबा हिल्स वर टारगेटेड। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं आवर फाइटर्स टारगेटेड हुनैन बैरक्स। तो हुनैन के जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री बैरक्स हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। अच्छा, अब नाज़रीन आपको रिपोर्ट करते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है। इस वक्त नाज़रीन दुनिया भर की सियासत और डिप्लोमेसी जो है वो फलस्तीन जंग के गिर्द घूम रही है, और अब चूंकि इसको एक रीजनल वॉर की तरफ कहा जा रहा है कि एक रीजनल वॉर वाला एक मामला बन चुका है, और इसमें जो गैर मामूली वाक़या हुआ है वो ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है, और इसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। इसको ये कहा जा रहा है कि ये जंग को एक नई पेस में लेकर चला जाएगा। जैसे कि ईरान ने हमले का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने सरकारी सतह पर कह दिया है कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने ये हंगामी इजलास बुलाया था सिक्योरिटी काउंसिल का, वो अब शुरू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां से आई हैं, आपको पता चलेगा दुनिया क्या पोजीशन ले रही है, दुनिया किसकी साइड पर खड़ी हो रही है, आगे ये जंग क्या रुख इख्तियार करने वाली है, और दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इनमें देखने को मिलेंगी कि कौन सा मुल्क क्या स्टैंडिंग ले रहा है, क्या पोजीशन ले रहा है, क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है। तो एक एक करके इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले रशिया के हवाले से ये है, रशियाज रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस
ask the Security Council to condemn Israel for its aggression in the Middle East including the Syria। यानी ये देखें ना कि ओवरऑल भी जंग की बात हो रही है ना, ये तो अभी एक नया मसला पैदा हुआ ना कॉन्सुलेट पर हमला, लेकिन ओवरऑल जो बुनियादी मुद्दा है वो तो फलस्तीन और गजा जंग का है। तो रशिया कह रहा है कि मतलब ओवरऑल जो सारा इसराइल का अग्रेशन, आप इसमें ये वर्ड नोट करें, यानी यमन, लेबनान, इराक, शाम, ये सब जो हैं, ईरान, ये सारे इसको एग्रेशन कहते हैं। और कहना भी एग्रेशन चाहिए कि ये जाहिरियत है ना, जंग होती है दो बराबर फरीकों के दरमियान, ठीक है, वो जंग होती है कि अगर इसराइल और शाम की होती है तो वो जंग होगी, इसराइल और जॉर्डन की होती है तो वो जंग होगी कि दो नेशनल आर्मीज लड़ रही हैं, दो फरीक आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर तो 79 लोगों के ऊपर बमबारी हो रही है, तो ये जारियत है, ये वर्डिंग मैटर करती है। आप देखें कि यूक्रेन में उन्होंने हमला किया रूस ने, वो कहते रहे कि ये हमारा स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, तो ये वर्डिंग जो है वो मैटर करती है। यानी आपने सुना ट्रूस और सीज फायर, मतलब पिछले 6.5 महीनों में जो सारा मामला चला है आलमी सतह पर मीडिया वॉरफेयर में, वो सारा का सारा ट्रूस और सीज फायर में था, यानी अमेरिका के मुंह से सीज फायर नहीं निकला। तो ये वर्डिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अच्छा, अगली उनकी स्टेटमेंट देखिए, द रशियन डेलीगेट टू द सिक्योरिटी काउंसिल, इसराइल इग्नोर्स द सिक्योरिटी काउंसिल सीज फायर रेजोल्यूशन इन गाजा विद द इनकरेजमेंट ऑफ अमेरिका विच सेड दैट द रेजोल्यूशन इज नॉट बाइंडिंग। बिल्कुल रगड़ा लगाया जा रहा है इस वक्त अमेरिका को और बेनकाब किया जा रहा है कि जो कुछ इसराइल कर रहा है वो सारा अमेरिका की वजह से कर रहा है। जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन पास हुई थी उसमें भी अमेरिका ने यह ड्रामा कर दिया था कि जनाब ये बाइंडिंग नहीं है, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की हर जो करारदाद होती है वो बाइंडिंग होती है, यानी आपने हर सूरत उस पर अमल दरामद करना है। यानी जो जनरल सिक्योरिटी है यूनाइटेड नेशन की, उसकी करारदाद बाइंडिंग नहीं होती, कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में जो करारदाद पास हो जाएगी वो बाइंडिंग होती है, उसको हर सूरत में मानना पड़ता है। और अगर कोई मुल्क नहीं मानता तो फिर उसके खिलाफ सैंक्शंस लगती हैं, फिर उसके खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल फोर्सेस भेजी जाती हैं, ये अगला मरहला होता है। लेकिन अमेरिका ने क्या ड्रामेबाजी की कि जनाब ये तो बाइंडिंग ही नहीं है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, चाइना ने बड़ी सख्त पोजीशन वहां पर लिया और चाइना ये कह रहा है द सिचुएशन इन द मिडिल ईस्ट हैज बिकम डेंजरस देन एवर बिफोर। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि इससे पहले, मतलब देखिए मिडिल ईस्ट में इराक जंग भी हुई है, शाम भी हुई है, बाकी सारी इधर उधर जंगें होती रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कभी इतनी डेंजरस सूरत हाल नहीं हुई थी, क्योंकि यहां से जो वर्ल्ड सिक्योरिटी है वो तबाह होने जा रही। मैं आगे आपके सामने रखता हूं। चाइना कह रहा है वी कॉल ऑन द कंट्रीज दैट हैव इन्फ्लुएंस ऑन इसराइल टू एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस, कि जो मुल्क इसराइल के ऊपर इन्फ्लुएंस रखते हैं हम उनको कह रहे हैं कि वो अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करें, वगरना दुनिया बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। अब तुनिसिया का स्टेटमेंट देखिए, तुनिसिया ने, तुर्की ने, अल्जेरिया ने और यूनाइटेड नेशन ने इटसेल्फ इसको सख्त तरीन मजम्मत किया। लेकिन आप जरा तुनिसिया की स्टेटमेंट देखिए, ये ट्यूनिस बेसिकली इसको कहते हैं, the Zionist entity unleashing its hand to expand the circle of the war in the region will lead to the dire consequences that threaten the security in the entire world। देखें, अब तो आपको इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम यहां पर बात करते हैं कि ये जंग पूरी दुनिया के लिए तबाही लेकर आएगी तो हम एग्जैजरेट नहीं करते हैं। ये दुनिया बात कर रही है, सिक्योरिटी काउंसिल में बात हो रही है, दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें ये बात कर रही हैं कि ये जो तबाही है ये गजा में सिर्फ महदूद नहीं रहने वाली, ये तबाही दुनिया में तबाही आएगी। ये वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए मसला है, ये दुनिया के अमन के लिए जंग मसला बन चुकी है। और सब इसका जिम्मेदार कौन है? द ज़ायनिस्ट एंटिटी, ये जो सुहूनी इबलीसी ताकत है ये इसकी जिम्मेदार है, और जो इसके पीछे खड़ा है वो इसका जिम्मेदार है। फिर आप देखिए अल्जेरिया ने क्या स्टेटमेंट जारी की है, इट इज अ प्रोवोकेशन दैट वुड एस्केलेट टेंशन इन द रीजन एंड मस्ट बी कंडेम्ड, कि ये जो मामला है ये पूरे रीजन के अंदर जो है उसको एस्केलेशन की तरफ लेकर जाएगा। सारी दुनिया इस बात पर इत्तेफाक कर रही है। इसके अलावा नाज़रीन, तुर्की कह रहा है इट विल लीड टू रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, तो मतलब दुनिया वाज़े तौर पर उनको नजर आ रहा है कि ये आगे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना कि सिक्योरिटी काउंसिल का ये इजलास आपको बताएगा कि आगे जंग की डायरेक्शन क्या है, दुनिया किस तरफ जा रही है और दुनिया किसके साथ खड़ी हो रही है, किसके साथ नहीं। मतलब आप मुझे जरा इसराइल के इस हमले की हिमायत करके दिखा दीजिए, यानी अमेरिका से अभी तक कंडेमनेशन नहीं आई लेकिन अमेरिका से हिमायत भी नहीं आई, वो तो उनके डबल स्टैंडर्ड्स है ना। यानी ब्लिंकन का आप देखिए, ब्लिंकन कह रहा है जी हम फैक्ट्स फाइंड कर रहे हैं अभी तक इस मामले के, तो यार ये देखे, अब ब्लिंकन ने कहा जी हम फैक्ट्स फाइंड कर रहे हैं,
آپ دنیا بھر کا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیجئے کس طرح سے ان کو جو ہے نا وہ آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ جو ہم پولیٹیکل محاذ کے اوپر فلسطین اور اس کے اتحادی گئے ہیں, وہ دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے, دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں, یورپ کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ اچھا ماسکو پر جب اٹیک ہوا آج سے 8-10 دن پہلے تو 20 منٹ میں امریکہ نے کہہ دیا کہ یہ داعش ہے. دیکھیں نا, سب سے پہلے امریکہ کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے 20 منٹ کے اندر اور کہہ دیا کہ یہ داعش ہے, اور ابھی تک داعش نے بھی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. اچھا تو یہاں پر جو شام کے اندر اتنا واضح اٹیک ہوا ہے, ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے, اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم فیکٹ فائنڈ کر رہے ہیں, تو ان کی کسی بات کو کوئی دنیا ماننے کے لیے تیار ہے صحیح, ان کا اپنا میڈیا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں. اور دیکھیں آج یہ ساری دنیا کے ممالک اگر امریکہ میں ہی بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس سارے فساد کی جڑ ہے اور اس سارے جنگ کو وہ کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کہاں پر ہے؟ امریکہ میں ہے. بنایا کس نے ہے؟ تو وہاں پر بیٹھ کر ایران اور باقی سارے کہہ رہے ہیں, ساری دنیا ان کی سائیڈ پر, فلسطین کی سائیڈ پر کھڑی ہو گئی ہے, اور اسرائیل کو مذمت کی جا رہی ہے, امریکہ کو ساری فساد کی جڑ کہا جا رہا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیزیں تو نہیں ہیں. ماضی میں تو کبھی فلسطین نے اس طرح محاذ عالمی محاذ نہیں لڑا, اور کبھی دنیا ان کے ساتھ اس طرح کھڑی نہیں ہوئی. تو دیکھیں بیٹل فیلڈ تو جاری ہے, تو یہ عالمی محاذ پر ہم کبھی نہیں ڈٹے تھے, نہ میڈیا کے محاذ پر اس طرح ہم نے کبھی فتح حاصل کی. تو آج جو تبدیلی دنیا میں آ رہی ہے وہ ان دو چیزوں کی وجہ سے آ رہی ہے, ایک میڈیا کے محاذ کی وجہ سے, ایک جو عالمی سفارتی محاذ ہے اس کی وجہ سے. اسی طرح الجیریا نے کہہ دیا کہ یہ ریجنل ٹینشن کی طرف جا رہا ہے معاملہ. یونائٹڈ نیشن نے خود یعنی ان کے جنرل سیکرٹری نے اس کو کنڈیم کیا ہے, اور پھر عامر عبداللہ کی بات ہوئی ان کے ساتھ اور انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا. اب ناظرین جو آخر میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, اور ایک بار پھر عربوں کو مخاطب کیا گیا ہے, اور ایک بار پھر بتایا گیا ہے کہ یہ عرب ہیں کچھ ملک جن کی وجہ سے یہ ویک پوزیشن لی گئی اور اس طرح سے یہ ظلم جاری رہا. یہ ہماری سب سے بڑی اپنی غلطی ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے, the inaction and weak position of some Arab countries prevented a unified and harmonious position among Islamic countries against the Zionist entity. اب یہ some Arab countries کون سے, آپ اس کو بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اب مڈل ایسٹ کا میپ نکال لیں, اس میں دیکھ لیں some Arab countries کون سے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عرب ملک جنہوں نے منافقت دکھائی اور اپنی ویک پوزیشن, مطلب وہ انہوں نے ہمیں اتفاق نہیں ہونے دیا, تو عربوں میں اتفاق نہیں ہوا, تو جو اسلامی دنیا ہے اس میں اتفاق کس طرح سے ہونا تھا. تو جب ہمارا اتفاق نہیں ہوا تو ہم نے ایک ویک پوزیشن شو کی اگینسٹ اسرائیل, تو اس لیے اس کا ظلم جاری رہا. تو اگر یہ عرب جو ہیں جو سم کنٹریز ہیں, یعنی یہ بھی ایک اسرائیل کی سازش تھی نا کہ سب کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے, تو ان کو یہ, اب دیکھیں یار آپ کو یہ معمولی چیز لگتی ہے کہ OIC کا مطلب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورلڈ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو رہا ہے, گلوبل عالمی جنگ کی طرح, ریجنل جنگ کی طرح ہم جا رہے ہیں, اور OIC ایک اجلاس کر کے سو گئی ہے. تو کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے مقاصد ہیں. کیوں نہیں ان عربوں کو اکٹھا ہونے دیا گیا کہ ایک اسلامک یونیفائڈ پوزیشن لی جائے اسرائیل کے خلاف؟ تو کوئی نہ کوئی سازش تو تھی. تو آج واضح طور پر خمینی نے یہ بات کر دی ہے کہ کچھ جو عرب ہیں وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اسرائیل اپنا ظلم جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم کمزور نظر آئے ہیں. پھر انہوں نے کہا بریگیڈیئر جنرل زاہدی played major role in protecting humanitarian values and principles, and his blood and those of his martyred comrades will strengthen relations between Iran and Syria. تو زاہدی کا جو خون ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رائے گا نہیں جائے گا. تو یہ اس وقت کے حقائق ہیں. بیٹل فیلڈ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا, عالمی سفارتی سطح پر کیا ہو رہا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے, یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.